ये दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधीर गुप्ता में। तो अभी देखिए किरण सामान्य अध्ययन का प्राचीन भारत हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसको मैंने बताया था 6 पार्ट में पूरा प्राचीन भारत आपका कंप्लीट होगा। किरण सामान्य अध्ययन एसएससी के लिए बुक है और जिसमें बात करें 1997 से लेकर 2018 मार्च 2018 जितने भी एग्जाम हुए एसएससी के और भी अदर यूपी पुलिस यूपीएससी सारे में जो भी प्रश्न पूछे गए सबका संकलन इसमें दिया गया। अगर जो आप इसको एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैं क्या बोलूं, किसकी कसम खाऊं, मतलब क्वेश्चन आपका प्रश्न कहीं से छूटेगा नहीं। तो पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। और अगर जो आप पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़्यादा छूटा नहीं है। पार्ट 1 में आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 2 में लगभग 60 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप कर लीजिए। ठीक है, डेली का डेली शाम को आपका जो टाइमिंग है 8 बजे शाम को आपको ये लाइव में मिलता है प्राचीन भारत। तो अभी भी 8 बजे आपको मिल रहा है। तो पार्ट 3 है, अब मजा आएगा पढ़ने में, जैसा कि लिखा तो मजा तो आएगा, जिसमें हम कवर करने वाले 70 से 80 प्रश्न कवर करेंगे और जो पार्ट 3 का होगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल बने तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का आइकॉन जो बेल का आइकॉन होता है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप 3 प्रकार के प्रश्नों में आज के सीरीज में आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने है वो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो आप लोग भी जानने की कोशिश किया कीजिए, थोड़ा सा जो आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। ठीक है, तो इसमें बात करें, इसमें सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है, जो ऑप्शन दिया गया उसमें जो मौर्य वंश है वो सबसे प्राचीनतम है। इसकी बात करें, इसकी स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 323। कब? 323 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, और किसकी सहायता से किया था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही बंदे का नाम है। ये इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने थे तो उनका जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? कौटिल्य ही बने थे, चाणक्य ही बने थे। ठीक है, अब चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम अर्थशास्त्र है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था, जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ध्यान रखिएगा, मौर्य राजा अशोक जिसका नाम प्रियदर्शी भी था। ध्यान रखिए, प्रियदर्शी नाम था इसका और अशोक का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, तीसरे नंबर क्वेश्चन की। देखिए कई बार पूछा गया, ऐसा है नहीं कि आपको पहली बार मिल रहा है पढ़ने को और पहली बार ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, तो बहाना यहाँ पे नहीं चलेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। आपके सामने रिजल्ट मिल जा रहा है कि ये देखिए 2003 में पूछा गया था, 2002 में पूछा गया था, तो आप इसको ना नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या नाम था आपका? देवनाम प्रियदर्शी किससे रिलेटेड था या किसका नाम था? मौर्य राजा अशोक का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? बौद्ध संगीति की बात करें तो बौद्ध में आपकी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और जिसमें हम बात करें अशोक ने जो बुलाई थी वो तृतीय बौद्ध संगति बुलाई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति बुलाई थी और कहाँ पे बुलाई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई थी। और कब? 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति बुलाई गई थी अशोक के द्वारा। और उस टाइम अध्यक्षता तो नहीं पूछता, लेकिन जान लीजिए मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में अशोक ने। ठीक है, और प्रथम की बात करें, प्रथम भी ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। चतुर्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करें, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसकी बात करें तो प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन, ये सबसे अच्छा वर्णन कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ध्यान रखिएगा, अशोक की जो प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किससे? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो हुआ था उसमें भारी मारकाट और रक्त खून बहाव देख के इनका हृदय हो गया था, वो परिवर्तित हो गया था। तो यही ध्यान रखिएगा किससे इनकी नीति में भारी बदलाव आया था, परिवर्तन आया था, तो कलिंग युद्ध के बाद आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 6ठे नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ में उत्कीर्ण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सारनाथ स्तंभ की बात करें उस पे इसमें ऑप्शन से देखें तो हिरन नहीं है। ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं? गज है, गज मतलब हाथी है, हाथी आपका है, और आपका उसमें आपको बैल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंह भी देखने को मिल जाएगा और आपको घोड़ा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हिरन नहीं है, कभी कभी ऑप्शन में गाय आ जाता है, ध्यान रखिए गाय भी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट चले, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य की बात करें, इन्हीं का नाम चंद्रगुप्त था, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर किससे पराजित हो गया था? तो ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर की बात करें, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हो गया था। इसके बाद इसने अपनी पुत्री जो इसकी थी कार्नेलिया, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अजात शत्रु जो थे वो मौर्य वंश के अंग नहीं थे। ठीक है, ये किससे रिलेटेड थे? हर्यक वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, और अजात शत्रु को क्या कहा जाता था? पितृहंता। और इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को प्राप्त की थी। अजात शत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो ध्यान रखिएगा, सभी अभिलेखों में मागधी, ये एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसका प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत बार पूछता है, इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया था? ये मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से आपको क्वेश्चन आया, तो किसके द्वारा किया गया था? तो 13 नंबर का हो गया कौन? अशोक के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 में पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो आपका सिंधु व झेलम नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? सिंधु व झेलम नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो ध्यान रखिएगा, कारुआकी सम्राट अशोक की सबसे ऐसी पत्नी थी जिन्होंने सबसे ज्यादा उनको प्रभावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु कह सकते हैं, तो गुरु ही थे। चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखिए कि ये तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? देखो यार, मतलब मैं इतना आधे घंटे लगातार बोलता हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, आप लोगों से भी कुछ चाहूँगा ना, तो आप लोगों से बस इतना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक भी कर दिया करो। मान लो 1000 लोग देख रहे हो तो 500 लाइक तो बनता है ना, वो भी नहीं करोगे तो मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा यार? मतलब मोटिवेट तो किया करो, कमेंट अच्छे करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो ये सारी चीज़ें एक मोटिवेशन का काम करती हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम कहोगे सर बकवास कर रहे हो, ठीक है, चलो बकवास नहीं करते हैं। तो 17 नंबर की बात करते हैं। तो 17 नंबर का आपका होगा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है, तो यूनानी की बात करें, आपको सिकंदर का नाम याद आता होगा। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद आपका वही सेल्यूकस निकेटर ही था, जो उसका राजदूत था या फिर सेनापति था, वही संभाल रहा था उसको। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ युद्ध किया और सेल्यूकस युद्ध में पराजित हो गया। उसके पश्चात दोनों में संधि हुई थी और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, क्या नाम था, कार्नेलिया, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, कांड हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको अभी ये आप लोग वन लाइनर पढ़ रहे हो और ऑप्शनल पढ़ रहे हो, तो ये जानिए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। कहानी तो बहुत लंबी है, सुनाऊंगा तो बहुत जाएगा। ठीक है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध से ध्यान रखिएगा, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था इसी युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध की बात करें तो ये आपका हुआ था 261 बीसी, मतलब बर्थ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, तो बीसी का मतलब क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त थे जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, शिलालेखों में किस राजा को देवा नामयाबी या प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया? तो ध्यान रखिएगा 20 नंबर का, ये अशोक को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भारतीय रंगमंच में यावनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपका यूनानियों ने किया था। ठीक है,
नेक्स्ट, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से। किससे है? रुद्रदामन प्रथम से है। नेक्स्ट 23 नंबर, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे और वे किसके शासन के दौरान आए थे? ये भी ध्यान रखना जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। उस टाइम पार्थियन का शासक था। किसका? तो पार्थियन का शासन था, उसी टाइम भारत आए थे। नेक्स्ट, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? तो आंध्र सातवाहन वंश की बात हो रही है, ठीक है। तो किसके बनाते थे मुख्यतः सिक्के? लेड के बनाते थे। लेड मतलब शीशे के बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के दौरान ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, यहाँ पे हमने कर लिया लगभग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं 26 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो ध्यान रखिएगा, ये किया था हमारे ईरान के शासक थे डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय यूनानी इन्होंने थे सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। देखिए कितनी बार पूछा गया है। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। नेक्स्ट, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी क्या नाम है? गांधार कला, ठीक है। नेक्स्ट, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा, यूनानी रोमन कला को गांधार से स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करें 31 नंबर, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये कनिष्क ने आरंभ किया था। कनिष्क की बात करें, कुषाण वंश के शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो महासिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने कराया था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। और 78 ईस्वी, ये ध्यान रखिए, 78 ईस्वी में आरंभ किया था कनिष्क ने। कुषाण वंश के शासक थे। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। टोटल कितने प्रश्न हो गए आपके? यहाँ से हो गए लगभग आपके 33 प्रश्न, ठीक है। करते रहेंगे, क्या दिक्कत है यार, मतलब एग्जाम तक बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार अच्छे से मेहनत से पढ़ लो, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें 34 नंबर। 34 है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? तो ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, ये तीनों थे कनिष्क के समकालीन। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किया हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किया हुआ क्षेत्र है कला, ठीक है। उस टाइम जो देखिए गांधार शैली, मथुरा शैली, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस थी। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो ध्यान रखिएगा, चरक की बात करें तो कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कितनी बार पूछा गया? 4 बार। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो ध्यान रखिए, बिहार में से महाबोधि गया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित होता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक काल पर आधारित होता है, या शक संवत हम बोलते हैं, और ये कनिष्क द्वारा लगाया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखिएगा, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से वह कौन महानतम कुषाण नेता थे जो बाद में बौद्ध बन गए थे? ध्यान रखिएगा, कनिष्क थे जो बाद में बौद्ध धर्म जिन्होंने स्वीकार किया था या ज्वाइन किया था, यह कह सकते हैं बौद्ध धर्म को
माना था। 42 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निक्टर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज था, सेलुकस निक्टर द्वारा भेजा गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो ध्यान रखिएगा, चरक किसके दरबार में थे? आपके कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ कह सकते हैं या फिर किस वर्ष में बैठा था? तो ध्यान रखिए, कनिष्क आपके 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे और उसी वर्ष से इन्होंने शक संवत की शुरुआत भी की थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो ध्यान रखिएगा, संगम युग का संबंध जो है, आप ये लोग यहाँ भी बनारस, इलाहाबाद बनारस मत लगाना, तमिलनाडु से। ध्यान रखिएगा, 46 मुझे पता था कुछ लोग यहाँ पे इलाहाबाद लगाएंगे संगम, ठीक है, तमिलनाडु से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अस्पष्ट अर्थ अर्थ स्पष्ट किया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में शिलालेखों का अर्थ पहली बार स्पष्ट किया था। नेक्स्ट बात करें, संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, मुसिरी, ये प्रमुख केंद्र था संगम काल में। नेक्स्ट, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गांधार कला के नाम से जाना जाता है। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ध्यान रखिएगा, कलिंग के महानतम शासक थे। हमने कर लिया लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक, अच्छा लग रहा है ना? इतने सारे प्रश्न एक साथ मिल रहे हैं आपको। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कहाँ से मिलता है कह सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, शिलालेख 13 नंबर शिलालेख से आपको कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी के बारे में मुख्य स्रोत मिलता है। शिलालेख 13वें से, 13वें शिलालेख बोल सकते हैं। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो ध्यान रखिएगा, गांधार कला कुषाण काल के अधीन फली फूली। नेक्स्ट, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के बाद आपके आए थे शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी पूछ रहे थे, इधर ध्यान रखिएगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? ध्यान रखिएगा, प्राचीन चोल वंश की राजधानी उदयरू थी। क्या थी? उदयरू। नाम भी कुछ उल्टा सीधा है, ध्यान रखिएगा एक बार। 55 की बात करें, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा एक ही थे, कनिष्क थे। कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें किस प्रकार से प्रचार किया था ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा होगा धर्म महामात्रों को भेजकर। किसके द्वारा प्रचार करवाया था? धर्म महामात्रों को भेजकर। किस शिला, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, चलिए ठीक है, 57 देखते हैं। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो ध्यान रखिएगा, 57 का दूसरा है शिलालेख 13 नंबर में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। अभी एक क्वेश्चन और आया था यही वाला, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में बहुत अशांति फैली थी। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेलुकस निक्टर ने भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ये अब आ गया वही ना, क्वेश्चन बजा के पूछ रहा है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गया? चाणक्य हो गया। और चाणक्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, इनके प्रधानमंत्री थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतम पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का संरक्षक तथा कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो श्रवण बेलागोल में व्यतीत किए थे। कर्नाटक में पड़ता, ध्यान रखिएगा ये। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो ध्यान रखिएगा, कलिंग का युद्ध की बात करें तो अशोक ने लड़ा था। 262-61 के ईसा पूर्व के मध्य लड़ा गया था इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारी मारकाट हुई थी और इस रक्त रंजिश से प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया था, सब कुछ छोड़ दिया था और उनका हृदय परिवर्तन कह सकते हैं। और उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और शिलालेख नंबर 13 में इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे थे खडफिसेस प्रथम, कुजल खडफिसेस बोलते हैं इन्हें। खडफिसेस प्रथम ये थे हमारे कुषाण वंश के शासक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो ध्यान रखिएगा, गांधार कला आपका हिंद व यूनानी कलाओं का संयोजन है। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य थे। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य की बात करें, कौन थे? चरक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता? ध्यान रखिएगा, गांधार। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य राजवंश के राजा थे। नेक्स्ट, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 धम्म महामत। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन बचे, इनको भी देख लेते हैं। संगम युग का तोली पक्कम, ठीक है, तोली पयम नाम भी पढ़ने में स्पष्ट नहीं हो रहा है। संगम युग का तोलकी पयम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये तोलका पीएम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अलग अलग लिखते हैं, जो तोलका पीएम हो जाता है ये तमिल भाषा का है, तो ये तमिल भाषा का है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का से अपनाया नहीं गया? ठीक है, सत्यमेव जयते अपनाया गया है। और इसकी बात करें प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया? तो सांड, देखिए वो जो प्रतीक चिन्ह था अशोक स्तंभ वाला, उसमें सांड भी था, 4 शेर भी थे ऊपर और घोड़ा भी था, लेकिन सत्यमेव जयते नहीं, वहाँ से नहीं, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म। ठीक है। नेक्स्ट, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस किस दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, एका ब्राह्मण जो प्रयुक्त हुआ है वो गौतम पुत्र सातकर्णी के लिए ये प्रयुक्त हुआ। टोटल 80 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, 79 कहते हैं लेकिन 80 मानते हैं। तो ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 नेक्स्ट आपको कल मिलेगा, शाम को 8 बजे आ जाइएगा टाइम से। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग जुड़े और देखें और उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।